नमस्कार विद्यार्थियों, मेरा नाम है जगदीश और मैं आप सभी का ओम चिंतामणि के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चलती होगी और आपकी उसी तैयारी में अब आपको बहुत कम समय शेष है और कम समय में आपको अच्छी तैयारी या फिर अपनी जो तैयारी को चार चांद कैसे लगाने हैं, उसके लिए आपको बार बार अपना सिलेबस, अपना पाठ्यक्रम जो है वो बार बार देखते रहना है। अभी कुछ ही मिनट में मैं आपको केवल हिंदी विषय के आपको जो 5 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, 10 अंक के जो आएंगे, उनके बारे में हम बातचीत करेंगे। आपके कोई कमेंट है तो आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, यानी कि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है। बाकी आपकी जो तैयारी है वो अच्छी है, अपने आप पर आत्मविश्वास रखें और आप सिलेबस को देखेंगे तो आपका एक आत्मविश्वास स्वयं में बिल्डअप हो जाना चाहिए कि मेरी तैयारी जो है वो अच्छी है। आप सिलेबस में टॉपिक देखेंगे और टॉपिक आपको देखते ही आपको पता चलेगा इसमें ये होता है, ये होता है, इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी है। और बाकी 25 को आपका एग्जाम है, आपको आत्मविश्वास से लबरेज रहना है, अति आत्मविश्वास से बचना है। हम अभी बात करते हैं, आपने सभी ने सिलेबस अच्छे से देखा होगा, अच्छे से पढ़ा होगा, उन्हीं पर बिंदुवार कि किन किन में क्या क्या ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले हम बात करें तो आपका जो सिलेबस है वो आप देख लेवे और सिलेबस के अनुसार ही, जैसे कि इसमें जो है शब्द भेद जो दिए हुए हैं, उन शब्द भेद में यानी कि आपके कौन से टॉपिक में से किस तरह से प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहेगी, जो एक ट्रेंड चल रहा है, तो उसके बारे में बातचीत करेंगे। देखिए, शब्द भेद में जो है विकारी और अविकारी, विकारी की बात करें हम और अविकारी की बात करें। विकारी यानी कि जो है वो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और अविकारी जो है उसमें आपके अविकारी का केवल अव्यय ही दिया हुआ है। एक एक करके हम बात करते हैं इनमें। देखिए, संज्ञा वाला जो टॉपिक है, इसमें आपको ज्यादातर जो प्रश्न पूछे जाने की जो संभावना रहेगी वो यही रहेगी कि किस विकल्प में विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। यानी कि अलग 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 यानी कि कौन सा क्रिया से निर्मित भाववाचक है, विशेषण से है या सर्वनाम से है या जातिवाचक संज्ञा से है, तो वो आपको ध्यान रखना है। माना कि मैं कुछ शब्द यहां लिखता हूं कि एक मैंने यहां लिखा मिठास, एक अपनापन, अपनापन लिखा, मनुष्यत्व और चुनाव। ये केवल समझने के लिए है कि किस तरह से प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। जैसे प्रश्न पूछा गया है कि किस विकल्प में विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। अब ऐसा चाहे विशेषण से आ जाए, चाहे सर्वनाम से आ जाए, आपको क्या करना है कि उसका मूल शब्द जो है वो निकालने का प्रयास करना है, यानी कि उसमें जो मूल शब्द है वो मूल शब्द कौन सा है। देखिए, ये जैसे मिठास है, अगर हम मिठास की बात करें तो इसमें मूल शब्द जो होगा वो मीठा, मूल शब्द क्या हो जाएगा तो मीठा हो जाएगा। अपनापन क्या हो जाएगा तो अपना। मनुष्यत्व, मनुष्यत्व यानी कि मनुष्य। और चुनाव यानी कि चुनाव जो बना है वो बना है चुनना से। चुनना से चुनाव, चुनना में आव प्रत्यय लगा, वो चुनाव हो गया। तो यानी कि इसमें हम देखेंगे कि चुनना जो है वो कोई क्रिया है, मनुष्य जो है वो कोई जातिवाचक संज्ञा है, अपना जो है वो कोई सर्वनाम है और मीठा जो है वो विशेषण है। चाहे मीठा हो चाहे खट्टा हो, ये जो है चाहे कड़वा हो, ये सारे जो है वो विशेषण है। और इसी तरह से आपको संज्ञा में जो प्रश्न आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है कि एक ही विकल्प में अनेक शब्द दिए जाते हैं। अभी मैंने आपको एक एक ही बताया, केवल इसलिए कि आपको ये जानकारी या ये सावधानी आपको रखनी है इसलिए। लेकिन इसमें आपको यही ध्यान रखना है कि ये जो शब्द हैं इनका मूल शब्द आप निकालने की प्रयास करेंगे। और अगर आपके एक से अधिक शब्द आए एक ही विकल्प में, एक दो तीन, एक दो तीन, इस तरह से एक से अधिक आए, तो एक से अधिक आए तो आप क्या करें कि जैसे एक भी शब्द आपको पता चल जाए कि नहीं ये विशेषण नहीं है, तो
आप सीधा ही उसको एक एक को चेक नहीं करना है आपको, एक से पता चल गया आपको नहीं है तो उसको आप आगे क्या करें, क्रॉस कर दें। किसी में नहीं है उसको क्रॉस कर दें। हो सकता है किसी में हो सकता है, ये भी हो सकता है कि उसमें आपको दो जो है वो एक जैसे मिले, एक नहीं मिले, या एक मिले दो नहीं मिले, जो भी है आप क्रॉस करते हुए करेंगे तो ये जो है आप आसानी से हल कर पाएंगे। और क्योंकि आपका जो वेटेज है उसमें आपको 5 प्रश्न पूछे जाने हैं, और 5 प्रश्न पूछे जाने, और एक तो आपका संधि का जो है वो आएगा ही, एक समास का आएगा ही, और जो 3 अलग अलग पूछे जाने उसमें शब्द रूपांतर जो है उसमें से भी पूछे जा सकते हैं, उनकी हम बात करेंगे। तो इस तरह से आपको ये रखना है। एक एक प्रश्न जो है वो काफी महत्वपूर्ण होता है, प्रत्येक प्रश्न आपको 2 अंक दिलाता है, और 2 अंक जो है वो बहुत होते हैं। यानी कि जब कोई पॉइंट में रह जाता है तो पता चलता है, और माइनस मार्किंग भी है आपके। माइनस मार्किंग में भी कैसे मैनेज करना वो सारी बातचीत हम आगे करेंगे। तो संज्ञा में आपको यही ध्यान रखना है कि संज्ञा के बारे में सीधा यूं नहीं आएगा कि हिमालय आ गया, गंगा आ गया, पुस्तक आ गया, और आपसे पूछ लिया गया कि ये कौन सी संज्ञा है। आगे आया तो ठीक है, अगर ऐसा आ जाता है इतना आसान तो वो सभी के लिए आसान है, लेकिन आपकी क्योंकि तैयारी अच्छी है तो आप क्या इस तरह का भी ध्यान रखें। आगे हम बात करते हैं इसी में हम देखें तो जैसे कि सर्वनाम। सर्वनाम सर्वनाम में ज्यादातर जो आजकल पूछे जा रहे हैं, एक तो पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में, और एक निजवाचक सर्वनाम। विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाता है कि निजवाचक जो है वो किस में होगा, या फिर पुरुषवाचक जो है वो किस में होगा। निजवाचक में जब आप वाक्य पढ़ोगे तो आप में खुद का भाव आ जाएगा, स्वयं का भाव आ जाएगा। जैसे मैं किसी के लिए कहूं कि वह अपना काम कर रही है, तो यानी कि देखना है आपको किसका काम कर रही है, अपना यानी कि खुद का काम कर रही है। मैं अपना काम कर रहा हूं, मैं आप चला जाऊंगा, आप चला जाऊंगा यानी खुद चला जाऊंगा, तो यानी कि इसमें निजत्व का भाव है, खुद का भाव है, स्वयं का। तो निज स्वयं खुद जो है वो किस में आएगा, तो निजवाचक के अंतर्गत ये आएगा। फिर हम पुरुषवाचक की बात करें तो पुरुषवाचक में कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं कि पुरुष उत्तम पुरुष बहुवचन कौन सा है, उत्तम पुरुष एक वचन कौन सा है। तो वो भी आप ध्यान रखें कि जैसे कि एक शब्द है हम, तो हम जो है, हम यानी कि बहुवचन हो गया, और बहुवचन में ये कौन सा हुआ, तो यानी कि उत्तम पुरुष बहुवचन हो गया। फिर एक जैसे आएंगे इसमें मध्यम पुरुष और निजवाचक। मध्यम पुरुष और निजवाचक में थोड़ी सी समस्या होती है कि आप अपना काम करो, आप अपना काम करो, यानी कि वो खुद के काम करने के लिए बात कर रहा है। तो आप अपना काम करो यानी कि खुद का काम करो, और आप काम करो, दोनों वाक्य बोले मैंने, आप अपना काम करो और आप काम करो। तो यानी आप काम करो ये मध्यम पुरुष है, और आप अपना, अपना यानी कि खुद का। तो इस तरह के प्रश्न इनमें आने की संभावना है, और संभावना क्या, लगभग जो है वो इसी तरह के आएंगे। आगे हम बात करते हैं विशेषण की, और विशेषण के बारे में किस तरह से प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं, इनकी बात कर रहे थे हम। विशेषण में आपको सीधा जो प्रश्न आने वाले हैं उनमें आप ध्यान रखें कि विशेषण की अवस्था के बारे में प्रश्न आने की संभावना बहुत अधिक है। और उसमें भी क्या होता है कि किसमें विशेषण की उत्तमावस्था का प्रयोग हुआ है या मूलावस्था का प्रयोग हुआ है, तो उसमें ध्यान ये रखें आप कि सबसे श्रेष्ठ है, तो यानी कि सबसे श्रेष्ठ जो होती है वो उत्तमावस्था ही होती है। सबसे श्रेष्ठ है यानी कि उत्तमावस्था ही है। अब वहां पर ऐसे मत हो जाना कि श्रेष्ठतम नहीं लिखा है, श्रेष्ठतर लिखा है, श्रेष्ठ लिखा है। आप एक एक प्रश्न को अच्छे से पढ़ें, उसके विकल्प को अच्छे से देखें, क्योंकि माइनस मार्किंग है। और माइनस मार्किंग है तो ये कोई माइनस मार्किंग के लिए मेरा ये मानना है कि जिनकी तैयारी होती है उनके लिए माइनस मार्किंग अच्छी चीज है। क्योंकि अगर माइनस मार्किंग नहीं होगी तो जिनकी तैयारी नहीं है हो सकता है उनके भी तुक्के में ज्यादा हो जाए, हालांकि ऐसा होता नहीं है, कम चांस रहता है ऐसा भी। फिर भी ध्यान रखें कि माइनस मार्किंग से आप डिमोटिवेट नहीं हो। तो इसकी हम बात कर रहे थे विशेषण की। विशेषण में जो अलग अलग विशेषण के प्रकार हैं, जिनको गिना जा सकता है, वो जो संख्यावाचक में आते हैं, जिनको नापा जा सकता है, मापा जा सकता है, वो परिमाण के अंतर्गत आते हैं। इस तरह से आप इसको याद रखना। कोई सर्वनाम शब्द का प्रयोग अगर किया गया है तो सर्वनाम का नाम आते ही आपको सार्वनामिक या फिर संकेतवाचक, या तो सार्वनामिक है या फिर
संकेतवाचक है। इस तरह से आप जो है उनको संभाल सकते हैं या फिर उसमें से जो भी है उसको टिक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। क्रिया, एक ही प्रश्न आएगा। प्रश्न जो है क्योंकि टॉपिक ज्यादा है और मार्किंग जो है वो कम है, यानी 10 नंबर का है तो यानी कि 5 प्रश्न जो है उसमें पूछे जाएंगे। तो एक तो आपके आ जाएगा इसमें कि कर्म और इसमें सकर्मक और अकर्मक, सकर्मक और अकर्मक हो जाएगा। किसमें जो है वो कर्म का प्रयोग हुआ है, किसमें कर्म का प्रयोग नहीं हुआ है, तो वो क्या से प्रश्न बनाने के साथ में आपको जैसा कक्षा में बताया है वो प्रयोग करके आप कर लेंगे। किसी में सीधे ही शब्द दिए जा सकते हैं कि इसमें कौन सा सदैव अकर्मक होगा, कौन सा सकर्मक होगा, इस तरह से आप ध्यान रखें। एक प्रश्न जो इस तरह का नहीं बना तो पूर्वकालिक क्रिया के बारे में आप ध्यान रखें। पूर्वकालिक क्रिया हो चाहे वो प्रेरणार्थक क्रिया हो, मुझे तो उम्मीद है इन दोनों में से ही एक पूछा जाएगा, ये तो पूर्वकालिक होगा या फिर प्रेरणार्थक होगा। लेकिन आजकल क्या है कि एक प्रश्न में अनेक प्रश्नों का समावेश करने की परंपरा चल रही है। तो उसमें ऐसा पूछा जा सकता है कि आपके सामने 4 जो विकल्प हैं उनमें कोई एक वाक्य होगा और वाक्य के आगे उससे संबंधित कौन सी क्रिया है वो लिखा हुआ होगा और पूछ लिया जाएगा उसमें कि किसमें असुमेलित है, कौन सा सुमेलित है। इस तरह का प्रश्न भी आने की संभावना है। तो ये क्रिया के बारे में आप जो, और ये क्या जब आप सिलेबस देखें तो सिलेबस देखे आपने जैसे ही संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया ये सारा जो है वो देखा, देखने के बाद में हाँ मुझे सब पता है, तो यानी कि ये आपका कॉन्फिडेंस जो है वो इम्प्रूव हो रहा है। उसके बाद में आप अगले टॉपिक की ओर बढ़ जाए, यानी कि ऐसे नहीं मुझे सब आता है आज का मेरा काम जो हो गया अब मैं सो जाता हूँ थोड़ी देर, तो ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें हम क्रिया के बाद में यानी कि हमने विकारी शब्द संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया की बात की। अब जो है एक आपके अव्यय दिया हुआ है। अव्यय यानी कि क्रिया विशेषण जो है केवल एक ही दिया हुआ है आपको कि अव्यय और अविकारी जो है वो एक ही बात होती है, और अविकारी जो है वो 4 प्रकार के होते हैं, ये आपने पढ़े भी हैं। उसमें जो है पहला क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण जो है इसमें क्रिया की जो विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण, लेकिन इसमें थोड़ा और डीप में आता है, यानी इसके अलग अलग प्रकार जो है वो आते हैं। और ज्यादातर जो है वो तो रीतिवाचक के आते हैं। रीति यानी कि कार्य के करने की, कार्य के करने का ढंग, और कार्य के करने को वह धीरे धीरे चलता है, वह अचानक चला गया, ये रीति का बोध करवा रहे हैं। काल बोधक अगर इसमें आता है, काल बोधक, तो वो काल को वह प्रातः चला गया, प्रातः यानी कि प्रातः जो है वो काल, वह सुबह चला गया यानी कि सुबह जो है वो काल के बारे में बताया गया है। तो यानी कि काल बोधक होता है, रीति बोधक होता है। स्थान वाचक भी पूछा जा सकता है कि किसी यहाँ बैठ जाओ वहां बैठ जाओ, इस तरह का जो भी है वो स्थान के संबंध में भी आ सकता है। तो इसमें आप वाक्य में प्रयोग वाक्य जो है दिया गया है उस वाक्य के अकॉर्डिंग उसमें जो विकल्प है, विकल्प देखोगे आपका हो जाएगा जैसा आपको कक्षा में बताया गया है उसी के अनुरूप आपको ये करना है। बाकी जो 3 अन्य हैं इसी के पार्ट वो आपके सिलेबस में नहीं है तो पूछे जाने की संभावना कम है। फिर भी एक सामान्य समझ उसमें रखें कि चाहे वो समुच्चय बोधक हो, चाहे वो संबंध बोधक हो, चाहे वो विस्मयादि बोधक हो, जानकारी उनकी भी आपको रखनी है जैसा मैंने कक्षा में आपको बताया था। आगे बढ़ते हैं संधि की तरफ। संधि, संधि जो है आपको अच्छे से समझ में आई है। अब संधि में क्या है कि समझ में तो आ गई, आता भी है, लेकिन परीक्षा में गलत कर देते हैं। पता नहीं कोई कसम खा रखी होगी मैं सही नहीं करूंगा कक्षा में। तो जो भी आपको क्या करना है कि जो विकल्प होते हैं और उसमें सामान्यतः ये आता है कि सही संधि जो है वो किसमें है। आपको अगर स्वर संधि है तो स्वर संधि में आपको ये देखना है कि कौन कौन सा स्वर मिलकर क्या परिवर्तन हो रहा है। जैसे एक काफी बार पूछा गया प्रश्न है, वही मैं प्रश्न लेता हूं कि स्त्री धन उपयोगी, स्त्री धन उपयोगी। इसके साथ साथ आपको अगर और भी कोई समस्याएं आ रही हैं ये पढ़ने में तो भी आप कमेंट बॉक्स में वो लिख लें, मैं आपके कमेंट रीड करके उस वहीं पर आपको जवाब दे दूंगा। तो कमेंट बॉक्स में आप डाल देंगे क्या समस्याएं आपको आ रही हैं,
तो उसका भी समाधान मैं यथासंभव कर दूंगा। अब देखिए आप कि ये आपने पढ़ा है कि ये जो दीर्घ ई है और ये जो ऊ है, यानी कि यण संधि का नियम है, ई या ई के बाद में भिन्न स्वर आता है तो ई या ई का ये बन जाता है और भिन्न स्वर की उसमें मात्रा लग जाती है। तो यानी कि स आधा है, त्र जो है वो भी आधा हो जाएगा, ई का ई जो है इसका यह हो जाएगा और ओ की मात्रा इसमें लग जाएगी आगे जैसा है। तो यानी कि स्त्री उपयोगी, तो ऐसे रट्टा मार के स्त्री उपयोगी नहीं करना है, जैसे कि पुनरावलोकन का होता है, जैसे कि गत्यवरोध का होता है। तो यानी कि जैसे पुनरावलोकन ज्यादातर कि पुनः धन अवलोकन, पुनः धन अवलोकन, और यहां पर जो है आगे दिया हुआ है पुनरावलोकन, पुनरावलोकन। तो रीड करते हाँ ये तो सही है, जबकि ये सही नहीं, ये जो है वो सही नहीं है। यानी कि यहाँ अ है और यहाँ आ का स्वर कैसे आ गया, यानी कि यहाँ अ है और यहाँ आ का स्वर है, तो यानी कि यहाँ पर भी जो है वो आ का स्वर नहीं आकर अ का स्वर आना चाहिए था। तो यानी कि ये जो है वो क्या हो जाएगा, पुनरवलोकन। मैं फिर कह रहा हूं, आप अपने पाठ्यक्रम को अलग अलग विभाजित किया हुआ है, और विभाजित किया हुआ है कोई 5 नंबर का 10 नंबर का, अलग अलग जो कंटेंट जो टॉपिक दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आप करते रहे। आप अगर 100+ भी कर लेंगे तो मुझे लगता है कि पोस्ट बहुत है और 100+ पे भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यानी कि ऐसा नहीं 100+ यानी मैं यूं नहीं कह रहा हूँ कि आप 100 प्रश्न ही करके आना, प्रश्न तो 150 आपके पूछे जाएंगे और जितनी आपकी क्षमता है उतने आप करके आना, इससे ज्यादा तो आप कर नहीं सकते। इसमें जितने अधिक आप सही कर सकते हैं उतने अधिक सही करने हैं। और माइनस मार्किंग है, माइनस मार्किंग यानी कि 3 प्रश्न अगर आप गलत करोगे तो एक सही प्रश्न आपका काट दिया जाएगा। माना कि कोई 150 प्रश्न है और 150 में से वह 130 प्रश्न करता है और 130 प्रश्न करता है और उसके जो है 15 प्रश्न गलत हो गए, तो +5 और कर दो इसमें, यानी कि उसके सही प्रश्नों की संख्या जो है वो 110 हो जाएगी। इसीलिए आपको माइनस मार्किंग का ध्यान रखना है। ज्यादा प्रश्न करो तो भी ध्यान रखना है कि नेगेटिव नहीं हो। बहुत ही सोच, दो दो विकल्प वाले तो आपको करने ही है। और बाकी की पहले से ये पूछना कि इतनी कट ऑफ जाएगी कितनी कट ऑफ जाएगी, अभी तो देखा ही नहीं पेपर कैसा है, कितनी कट ऑफ जाएगी। तो पहले से कुछ भी कयास नहीं लगाना है, अपना बेस्ट करने का प्रयास करना है। पहले से यूं नहीं कि इतनी कट ऑफ जाएगी, इतनी कट ऑफ, लोग कह रहे हैं 250 कट ऑफ जाएगी। लोगों का काम क्या है, कहना ही तो है। उनका क्या काम है कट ऑफ कितनी जाए, अच्छा कट ऑफ भी वो बताएंगे जो जिनका कट ऑफ से कोई लेना देना नहीं। तो यानी कि ध्यान रखें कि 250 जाएगी या इसमें 30 और प्लस कर दें, हो सकता है 300 जाए, 300 कट ऑफ जाएगी। मर्जी हो जितनी जाओ ना, कट ऑफ जो है जितनी इच्छा हो उतनी जाने दो, मेरा हो जाएगा, ये सोचकर आपको अच्छे से पेपर करना है। तो संधि में मुझे नहीं लगता है कि आपको जो बताए हैं उनमें से कोई बाहर भी शब्द आएगा। बस आपको वहां पर सावधानी, बाहर आकर किसी का जवाब ये नहीं होना चाहिए कि आते हुए गलत हो गए, मैंने ये जल्दबाजी में किया इसलिए गलत हो गया, गलत तो होना ही नहीं चाहिए, होगा ही नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं समास की तरफ। समास में प्रथम दृष्टि से हम देखें तो इसमें यदि आपको जो अलग अलग समास हैं 6 प्रकार के जो होते हैं उनकी परिभाषा भी याद है तो भी आपका काम हो जाता है। लेकिन तत्पुरुष समास जो है वो थोड़ा कारक के अनुसार है, तो उसको आपको क्या है अच्छे से देखना है। कारक है, कारक की जो विभक्तियां होती है उसके अनुसार है, तो कहाँ में आएगा, कहाँ पर आएगा, किस तरह से वो जो है उसका प्रयोग किया गया है वो आपको ध्यान रखना है। इसमें भी आपको सुमेलित असुमेलित वाले प्रश्न जो है वो पूछे जा सकते हैं। या फिर एक मोटे तौर पर कहें तो जैसे कि अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास से ऊपर ऊपर के भी आ सकते हैं। लेकिन जैसे केवल तत्पुरुष का ही देंगे तो उसमें किसमें कर्म तत्पुरुष है, किसमें करण है, किसमें अपादान है, इस तरह के प्रश्न भी आए हैं और इस तरह के भी आते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं, इसमें शब्द रूपांतर है, रूपांतरण है, और उसमें जो है एक तो है काल। काल, काल जो है, काल यानी समय, और काल में आपके सबसे अधिक जो पूछे जाने की संभावना है वो भूतकाल। एक तो ध्यान रखें संधि में से एक प्रश्न आएगा ही, समास में से एक आएगा ही, बाकी जो 3 बचे प्रश्न
उन 3 प्रश्नों में आपकी चाहे शब्द रूपांतरण हो, चाहे शब्द रूप हो या और कुछ हो, उनमें से ही आएंगे। तो भूतकाल है, और भूतकाल के जो 6 अलग-अलग प्रकार हैं, उनमें से प्रश्न आने की संभावना बहुत अधिक है। और इसमें आपको जो 6 सामान्य भूत यानी कि बीते हुए समय में कब गया ये पता नहीं, उसने खाना खाया, अभी खाया या बहुत समय पहले पता नहीं, सामान्य भूत है। उसने खाना खाया है यानी अभी-अभी खाया है, ये आसन्न भूत है। उसने खाना खाया था यानी कि बहुत समय पहले खाया था, तो ये पूर्ण भूत हो गया। और उसने पढ़ाई की, अब पढ़ाई की यानी कि अभी की या बहुत समय पहले की पता नहीं, तो ये भी क्या हो गया, सामान्य भूत हो गया। और वह पढ़ाई करता तो उत्तीर्ण होता, ये जो है वो हेतु हेतु मजबूत हो गया। वह पढ़ाई, उसने पढ़ाई की होगी, अब की होगी पता नहीं है, संदेह है इसमें, तो ये जो है वो संदिग्ध भूत हो गया। इस तरह से भूतकाल के जो है अलग अलग, वो पढ़ाई कर रहा था यानी कंटिन्यू है, और ये कंटिन्यू यानी कि पूर्ण नहीं हुआ है, तो अपूर्ण भूत है। तो इस तरह से एक एक वाक्य के साथ में आप काल को याद रख सकते हैं। फिर हम इसी में आगे बढ़े, काल के पश्चात जो है वो वाच्य। वाच्य में सबसे अधिक जो पूछे जाने वाले हैं वो भाववाच्य। भाववाच्य जो है वो असमर्थता का बोध कराता है, असमर्थता का बोध कराता है, असमर्थता का बोध कराता है यानी कि अकर्मण्यता, मुझसे अब पढ़ाया नहीं जाता, मुझसे अब लिखा नहीं जाता, उससे खाना खाया नहीं जाता, इस तरह के आएंगे। तो ज्यादातर इसमें आप देखना कि जो कर्ता है उसके साथ में जो है से आएगा, कर्ता के साथ में से आएगा। तो ये भी आप ध्यान रखें, कर्ता के साथ में से, अब उससे पढ़ाया नहीं जाता, उससे खाना खाया नहीं जाता, उससे अब चला नहीं जाता, ये जो आएंगे वो भाव में आएंगे। कर्म का आप इस तरह से याद रख सकते हैं, जो कर्मवाच्य है, कर्मवाच्य में द्वारा से, ज्यादातर जो आएगा वो द्वारा से आएगा। तो कृत्य, कर्म और भाववाच्य 3 प्रकार के हैं, तो भाववाच्य में से इस तरह का आए तो भी आप हल कर लें। फिर आगे बढ़ते हैं, इसी में कारक। कारक में थोड़े प्रश्न जो है वो घुमाकर पूछे जाते हैं, और घुमाकर इसमें अपादान कारक का तो प्रश्न आता ही है ज्यादातर। अपादान यानी कि तुलना करना, ईर्ष्या करना, अलग होना, ये सारे भाव जो है वो अपादान के अंतर्गत आते हैं। लेकिन इसके साथ ही जैसे कि एक शब्द देखिए कि राजा ने प्रजा को उपहार दिए, राजा ने प्रजा को उपहार दिए। अब इसमें क्या है कि सामान्यतः अगर किसी ने अच्छी तैयारी नहीं की है, तो वो क्या करता है कि कर्ता कारक की क्या की विभक्ति देखता है, और विभक्ति देखता है, ने आया है, को आया है, और इन विभक्तियों के आधार पर ही या तो वो कर्ता पर या फिर कर्म पर आकर टिक जाता है। जबकि एक कारक होता है संप्रदान कारक, और संप्रदान कारक का, संप्रदान का अर्थ ही होता है देना। देने का भाव जो है जहां कहीं पर भी आएगा वहां संप्रदान कारक होगा। भिखारी को भीख दो, तो यानी कि भिखारी को भीख दो, भिखारी को भीख दो, या फिर राजा ने प्रजा को उपहार दिए, ये सारे जो है वो किसमें आते हैं, तो वो संप्रदान के अंतर्गत आते हैं। तो ये भी ध्यान रखना कि संप्रदान जो है वो इनमें कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं है। लिंग और वचन है, लिंग और वचन इन दोनों में वाक्य में प्रयोग करते ही आपको पता चल जाएगा। वाक्य में प्रयोग करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा जो है वो एक वचन है, या कौन सा बहुवचन है, कौन सा पुल्लिंग है, कौन सा स्त्रीलिंग है। जैसे कि चांदी, लिंग की बात करें पहले, तो चांदी, अब चांदी खरीदी, चांदी खरीदा, तो पता चलता है चांदी खरीदी यानी कि स्त्रीलिंग है। फिर इमली खाई, आम खाया, तो आम यानी कि पुल्लिंग हुआ, इमली खाई यानी कि ये इमली जो है वो क्या हो गया, स्त्रीलिंग। लस्सी पी, दूध पिया, चाय पी, तो ये जो है वो क्या, मक्खन खाया, तो किसमें खाया आ रहा है, किसमें ई आ रहा है, तो उसी से इसमें दोनों में यानी कि लिंग और वचन, इसमें आपको वाक्य में प्रयोग करना आना चाहिए। वाक्य में प्रयोग कर लोगे तो आपका हल हो जाएगा। वचन में एक दो हम देख लेते हैं कि जैसे जनता, लोग, हस्ताक्षर, हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन। अब देखिए
कि जनता इकट्ठी हो गई, लोग इकट्ठे हो गए। दोनों में अंतर समझना। जनता इकट्ठी हो गई, लोग इकट्ठे हो गए। अब लोग इकट्ठे हो गए यानी कि ये जो है वो क्या हो गया, ये तो बहुवचन हो गया। जनता इकट्ठी हो गई यानी कि ये तो एक वचन हो गया। हस्ताक्षर किए यानी कि बहुवचन हो गया। प्राण निकल गए बहुवचन हो गया। दर्शन किए बहुवचन हो गया। आदर सूचक किसी के नाम के आगे आदर सूचक शब्द का प्रयोग किया जाए या आदरणीय व्यक्तियों के लिए जो प्रयुक्त तो आप शब्द का प्रयोग किया जाता है, आप आइए, आप बैठिए, या यूं थोड़ी बोलते हैं आप आ गया तो आ गए, तो यानी कि ये जो होते हैं वो भी बहुवचन होते हैं। तो इन दोनों में मुझे लगता है किसी एक भी शब्द में आपको कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। इनमें आप वाक्य में प्रयोग करोगे और उसके बाद में आपका ये जो है वो सही हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं शब्द शुद्धि की। शब्द शुद्धि में हमने कुछ वर्क किया है कि ज्यादातर जो संभावना रहती है शब्द शुद्धि का एक पेज मैंने सर को दे रखा है, तो वो आपके ग्रुप में वो डाल देंगे। जो मैंने लिखा था हो सकता है उसको टाइप करवा दिया गया हो तो भी आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो 99% शब्द उसी में से। आपको बाद में लगे कि मुझे और भी देखना चाहिए तो अच्छी बात है, शब्द ज्ञान वैसे भी वृद्धि होगी आपकी। लेकिन वो जो पेज है आपको ग्रुप में मिल जाएगा, आप वो देख लेना। तो उसमें आप कौन से शब्द में आपकी मिस्टेक होती है कि आप जो है श्रृंगार जो है सामान्यतः अशुद्ध लिख देते हैं, जबकि श्रृंगार जो है वो इस तरह का लिखा जाता है। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है इसलिए हम इतनी बात कर रहे हैं। बाकी 5 प्रश्न ऐसे आप छोड़ते रहोगे, 5 के लिए क्या पढ़ना, 10 के लिए क्या पढ़ना, तो मुझे लगता है पूरा सिलेबस ही खत्म हो जाएगा, फिर तो क्या ही पढ़ना। इसलिए शब्द शुद्धि जो है सारी जो है आपकी उसमें से मिल जाएगी। जो भी पेज है उसमें से आ जाएगा। आप प्रतिदिन जो अशुद्ध शब्दों का उच्चारण करते हैं या फिर अशुद्ध शब्द देखते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं, तो उनमें आप सुधार करेंगे तो वैसे ही आपका जो है वो हल हो जाएगा। लेकिन क्योंकि अभी इतना समय नहीं है, 10 दिन भी नहीं है, 10 दिन से भी कम समय शेष है, तो इसमें आपको अभी कोई ऐसा प्रयोग नहीं करना है। आपने तो जो लिखा हुआ है टू द पॉइंट उसको देखते रहना है। आगे लोकोक्ति और मुहावरे हैं। लोकोक्ति और मुहावरे में क्या होता है कि अच्छा, शब्द शुद्धि में एक और बात मैं आपको बताऊं कि आजकल केवल एक एक का ट्रेंड नहीं है कि आपको एक एक जो है वो पूछ लिया गया कि एक शब्द दे दिया। आजकल की किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है, किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध है, उस पर आपको ध्यान केंद्रित करना है। कि माना कि ये पूछा गया किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है। अब देखिए आप, सभी शब्द किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है, तो यानी कि जैसे मैं कुछ शब्द लिखता हूं, श्रृंगार, वाल्मीकि, दो दो लिख देता हूं एक बार में, मुहर्रम, दवाई, दवाइयाँ, पुनरावलोकन, भर्त्सना, गत्यावरोध। प्रश्न ये है कि किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं। ऐसा कभी प्रश्न आ जाए तो आपको सभी शुद्ध हैं यानी एक भी किसी में अशुद्ध दिखाई दे उसके पूरे विकल्प को आपको क्रॉस कर देना है। जैसे मैं पहले ही देखता हूं, जैसे आपने देखा श्रृंगार, श्रृंगार ही गलत लिखा हुआ है तो आपने क्या किया, इसको क्रॉस कर दिया। उसके बाद में मुहर्रम है, दवाई है, हो सकता है ये आपको पता नहीं चल रहा है, तो आप क्या करें, नेक्स्ट में चले जाएं। अब इसमें देखिए दवाइयाँ, हाँ ये तो शुद्ध है। उसके बाद में पुनरावलोकन, पुनराव नहीं होता है, पुनरव होता है, तो इसको भी आपने क्या किया, क्रॉस कर दिया। आगे है भर्सना। अब भर्सना आपको पता नहीं कि भर्सना जो है ऐसा लिखा जाता है अथवा नहीं लिखा जाता है, तो आगे बढ़िए अगले शब्द की ओर। गत्यावरोध, यानी कि यहाँ गत्यावरोध नहीं होता है, गत्यवरोध होता है, तो इसको भी आपने क्रॉस कर दिया। तो यानी कि जिसमें एक से अधिक शब्द दिए जाते हैं तो वो आपके लिए दुविधा नहीं है, सुविधा है वो आपके लिए कि एक से अधिक दिए गए हैं, तो इसका मतलब ये है
कि आप उनमें से कर लो। तो यानी कि मुहर्रम होता है, मुहर्रम नहीं होता है। दवाई इसलिए दिया गया था कि दवाइयों को इतना रट लिया कि दवाई भी छोटा लगने लग जाता है। तो दवाई छोटी नहीं होती, दवाई बड़ी होती है। तो इस विकल्प के अनुसार सही ये था। तो यानी कि इसमें भी आपको इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें एकाधिक शब्द जो है एक ही विकल्प में दिए जाएंगे। आगे हम लोकोक्ति मुहावरे की बात करते हैं। लोकोक्ति मुहावरे में आपको ये ध्यान रखना है, दो वैसे ही क्रॉस हो जाएंगे। जो भी चार विकल्प दिए हुए होंगे उनमें दो तो क्रॉस हो जाएंगे और दो में से उपयुक्त लगे वो आपको करना है और ऐसों को आपको छोड़ना नहीं है। अभी आपने जो लोकोक्ति मुहावरे देख लिए वो अच्छा, ऐसा भी नहीं करना है आपको कि एक ही चार चार पांच पांच किताबें पढ़ रहे हो कि मैंने 1000 लोकोक्तियां तो इसमें से पढ़ ली और 1000 इसमें, और बाद में पता चला प्रश्न ही नहीं आया। तो यानी कि विद्वान बाद में विद्वान और विदुषी बनना है। आप जब विद्यालय में जाएंगे तो विद्वान बन जाएंगे, विदुषी बन जाएंगे, आपका सिलेक्शन होते ही आप बहुत होशियार हैं। अभी अपने पांडित्य का प्रदर्शन कहीं नहीं करना है, अभी आपको अच्छे से तैयारी करना है। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई टॉपिक जो है इसमें अभी बचा हुआ है। शब्द सूची मुहावरे लोकोक्तियां क्रिया विशेषण और सारे हो चुके हैं। तो आप सभी को शुभकामनाएं, बहुत अच्छे से पेपर करें। आपका जो सेंटर है उसमें जैसा आपको निर्देश दिया हुआ होगा, आपको एडमिट कार्ड आजकल में आज या कल आ जाएंगे। तो उसमें आप देख लें आपका सेंटर कहाँ है, सेंटर की लोकेशन अच्छे से पता कर ले में। और 1 घंटे पहले तो गेट बंद हो जाता है, ये अभी चल रहा है। और आधे घंटे पहले और एंट्री शुरू होती है, यानी 1.5 घंटा पहले। जैसे आपका अगर 10 बजे एग्जाम शुरू होने वाला है तो आपको वहाँ 8:30 बजे से एंट्री मिलना शुरू हो जाती है। लेकिन आपको तो 8 बजे ही चले जाना है, यानी कि सेंटर पर पहले पहुंचना है। हो सकता है कि बहुत सारे आपके साथी बंधु वहाँ मिल जाएं, किसी से कोई फालतू की चर्चा नहीं करनी है। तैयारी ये वो सब अच्छी है और डीमोटिवेट नहीं होना है आपको। डीमोटिवेट इसलिए नहीं होना है कि आपने पढ़ाई की है तो आपका सिलेक्शन होगा। कंपटीशन जैसा दूसरे एग्जाम में होता है उतना कंपटीशन नहीं है, इसलिए डीमोटिवेट तो होना ही नहीं है कि मुझे क्या होगा, क्या होगा, क्या सिलेक्शन होगा और क्या होगा। तो इसलिए अपने आत्मविश्वास से लबरेज रहना है और नींद बराबर लेनी है। यूं है कि नींद भी नहीं आ रही है, अब मैं क्या करूं, मेरा तो ये भी बाकी रह गया, ये भी बाकी रह गया। कुछ भी बाकी नहीं। आपको जब लगे कि मुझे ये नहीं आता, ये नहीं आता, अपना सिलेबस उठाना और सिलेबस उठाकर देखना कि कक्षा में ये जो पढ़ाया गया था तो क्या क्या बताया गया था इसमें, उनको आप सोचेंगे, आपको लगेगा कि मुझे सब आता है। और भले ही कितनी ऐसी फीलिंग आ रही है कि मुझे तो आता नहीं है, मुझे क्योंकि आपको डर लग रहा है, इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी है। अगर आपको डर लग रहा है तो आपकी तैयारी अच्छी है, क्योंकि वही डरता है जो तैयारी करता है। जिसने तैयारी की नहीं है वो डरेगा ही नहीं। जैसे मुझे कोई भी एग्जाम देने के लिए जाना हो और मेरी तैयारी नहीं हो तो फिर डर किस बात का, जैसा आएगा वैसा करके आ जाएंगे। तो यानी कि डर लग रहा है इसका मतलब तैयारी अच्छी है। आप बहुत अच्छे से तैयारी की है आपने। अब ये जो लास्ट 7 8 दिन 10 दिन जो भी बचे हुए हैं, इन दिनों में आप अपनी तैयारी को, अभी विवाह का सीजन भी चल रहा है, चलने दो, उनको विवाह करने दो, आप तैयारी कर लो और बहुत अच्छे से एग्जाम देना। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।